All right, students, let's start our lecture. Good morning to all of you. हम हमारा लेक्चर रिवीजन से स्टार्ट करते हैं. लास्ट लेक्चर में वी हैव स्टडीड द टॉपिक दैट इज बस ऑर्गेनाइजेशन. उसके अंदर हमने 4 टाइप्स ऑफ बसेस देखे थे, दैट इज डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस एंड पावर बस. डेटा बस में हमने देखा था दैट इट इज एन इलेक्ट्रिकल पाथ के जिसके ऊपर हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं. एड्रेस बस में हमने देखा था दैट इट इज ऑल्सो अ सेट ऑफ वायर कि जिसके अंदर हमें एड्रेस ट्रांसफर करना पड़ेगा ताकि उसका यूज करके सीपीयू रैम में से डेटा को रिट्राइव कर सके. अनदर इज कंट्रोल बस. कंट्रोल बस क्या करेगा? ऑब्वियसली वो डायरेक्शन, फ्लो, ओरिजिन और डेस्टिनेशन ऑफ डेटा को कंट्रोल करेगा. एंड द लास्ट बस दैट वी हैव सीन इज पावर बस. पावर बस इज यूज्ड टू सप्लाई द पावर टू द बस चैनल ताकि वो डेटा ट्रांसफर कर सके. राइट, इन शॉर्ट वी कैन से दैट पावर बस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, पावर सप्लाई करता है ताकि बस चैनल अच्छी तरह से वर्क कर सके. Right, so these were the things which we have studied related to bus organization. Then we have started the topic that is motherboard. We have seen the architecture, that is the diagram of the motherboard, and then we have seen different components that are present on the motherboard. They were CPU chip, co-processor chip, processor socket, memory slot, expansion slot, ISA slot, PCI slot, ports, system clock, ROM BIOS, battery, NIC card. And then we have seen the last component on the motherboard, that is SMPS. Right, so these were the components which we have seen yesterday which are attached on the motherboard. All right, so now today we will start with the topic that is topic 2.3.2, that is types of processor. Right, so before starting the types of processor, first of all we will see the topic what is processor. राइट, हमने बहुत बार डिस्कस किया है दैट इज द प्रोसेसर, दैट इज माइक्रो प्रोसेसर इज अ स्मॉल चिप कि जो हमारे कंप्यूटर के अंदर सारी चीज़ें प्रोसेस करने के लिए वर्क करती है. राइट, अगर हम कंप्यूटर को दे कोई इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करने के लिए, राइट, कोई इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए, तो वो कंप्यूटर के अंदर ये सारी चीज़ें प्रोसेस कौन करता है? ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें प्रोसेस करती है प्रोसेसर चिप. राइट, वो सारी चीज़ें प्रोसेस होती है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो प्रोसेसर. दैट्स व्हाई वी हैव आल्सो सीन दैट दिस प्रोसेसर इज नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. हम कंप्यूटर का ब्रेन भी उसे कह सकते हैं बिकॉज हमें पता है कि अगर हमें कोई कैलकुलेशंस करने हैं, कोई प्रोग्राम्स रन करने हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर, राइट, तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल करता है. उसके लिए जो लॉजिक चाहिए वो भी सारी चीज़ें प्रोसेसर के अंदर प्रेजेंट है. राइट, हमें ऐसा लगता है कि इट इज़ लाइक अ वेरी सिंपल टास्क फॉर द प्रोसेसर, राइट, कि ये सारी चीज़ें करनी है. बट मॉडर्न प्रोसेसर्स कैन कैलकुलेट ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशन पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में वो ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस कर सकते हैं. राइट, सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज रिलेटेड टू द मॉडर्न प्रोसेसर कि वो कितनी स्पीड से वर्क करता है. राइट, सो आपने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में प्रोसेसर का डायग्राम देखा था कि प्रोसेसर एक्चुअली कैसे दिखता है. राइट, जो हमने सीपीयू चिप में देखा था. राइट, द थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर रिलेटेड टू द प्रोसेसर, आपको ये याद रखना है कि इट इज़ अ स्मॉल चिप कि जो कंप्यूटर के अंदर होती है. वो किस लिए वर्क करती है? ताकि वो जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करनी है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, मतलब हम जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं उस हिसाब से जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करनी होती है, राइट, वो सारी चीज़ें कौन करता है? इट इज़ डन बाय द प्रोसेसर. राइट, ये भी हमने कल डिस्कस किया था कि ऑब्वियसली इट इज लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड. मदरबोर्ड के ऊपर प्रोसेसर होता है. राइट, एंड इट इज अटैच ऑन द प्रोसेसर सॉकेट. राइट, कल हमने प्रोसेसर सॉकेट भी देखा था और प्रोसेसर चिप भी देखी थी कि प्रोसेसर चिप कैसे मदरबोर्ड के अंदर प्रोसेसर सॉकेट के अंदर फिट हो जाती है. राइट, now if we talk about components of the processor, then we can say there are 4 different components of processor. Right, first is ALU, that is arithmetic and logic unit. Second is FLU, that is floating point unit. Third is registers, right, and fourth is cache memory. हम brief में सारे components देखते हैं.
फर्स्ट इज ALU, दैट इज अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। हमें पता है कि अगर हमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं या फिर लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो हमें ALU यूनिट का यूज करना पड़ेगा। मतलब प्रोसेसर जो यूनिट का यूज करता है, दैट यूनिट, दैट कंपोनेंट इज नोन एज ALU, राइट। कि जिसका यूज करके प्रोसेसर क्या करेगा, प्रोसेसर को जो भी अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं वो सारे ऑपरेशंस वो परफॉर्म कर पाएगा, बट ऑन इंटीजर नंबर्स। मतलब जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं होते हैं उसे होल नंबर्स कहते हैं या फिर इंटीजर नंबर्स कहते हैं, राइट। अगर उसके ऊपर हमें कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो ALU कंपोनेंट प्रोसेसर यूज करेगा। लेकिन अगर वही सारी चीजें हमें डेसिमल नंबर्स के ऊपर परफॉर्म करनी है, विच आर ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, राइट, तो उस वक्त प्रोसेसर जो कंपोनेंट का यूज करेगा, दैट कंपोनेंट इज नोन एज FLU, दैट इज फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट, राइट। सो ये डिफरेंस आपको याद रखना है कि ALU वो इंटीजर नंबर्स के ऊपर सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा और FLU वो डेसिमल नंबर्स के ऊपर सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, राइट। After that, there are registers. What are registers? They are a small memory, right? CPU के अंदर, और sorry, more precise we can say processor के ऊपर जो भी छोटी memory होती है जिसके अंदर instruction store होती है जो execute करनी होती है, राइट। प्रोसेसर को जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करनी है, राइट, वो इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर के अंदर स्टोर होती है, राइट। और मीनवाइल वो इंस्ट्रक्शंस जब एग्जीक्यूट होती है उसके बीच में अगर प्रोसेसर को जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स है या फिर जो रिजल्ट जनरेट होता है वो स्टोर करने की ज़रूरत पड़े, देन टू those all things are also stored within the register। वो सारी चीज़ें भी रजिस्टर के अंदर स्टोर हो सकती है, राइट। सो ये चीज हमें रजिस्टर के बारे में याद रखनी है कि रजिस्टर क्या करेगा, वो इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करेगा। कौन सी इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करेगा, जो दूसरे सारे कंप्यूटर के पार्ट्स प्रोसेसर को जो इंस्ट्रक्शन देते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, वो इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करेगा, राइट। दूसरी चीज कि अगर ALU और FLU जो भी प्रोसेसिंग करते हैं उसके बीच में जो भी रिजल्ट्स जनरेट होते हैं वो रिजल्ट्स भी अगर स्टोर करने की जरूरत पड़े तो वो रजिस्टर के अंदर स्टोर हो सकते हैं, right? So this is the third component of the processor, and the last component of the processor is cache memory, right? We can say कि एक ऐसी मेमोरी होती है जो प्रोसेसर के ऊपर इनबिल्ट होती है, प्रोसेसर के ऊपर बनाई गई होती है ताकि क्या हो सके, प्रोसेसर को अगर थोड़े बहुत डेटा स्टोर करने की ज़रूरत पड़े तो उसे वो डेटा रैम को ना देना पड़े, राइट। और वो सारे डेटा लोकली प्रोसेसर के अंदर ही स्टोर हो सकते हैं, राइट। इससे क्या होगा, प्रोसेसर क्विकर मैनर में वर्क करेगा, प्रोसेसर फास्टर मैनर में वर्क करेगा। और ये जो कैश मेमोरी होती है वो 2 लेवल्स में होती है, दैट इज L1 और L2। उसे L1 कैश मेमोरी कहते हैं और L2 कैश मेमोरी कहते हैं, राइट। इससे बेनिफिट ये होगा कि जब भी प्रोसेसर कोई भी प्रोसेसिंग करता है इंफॉर्मेशन के ऊपर, इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस करता है, उस वक्त अगर कोई भी डेटा लोकली स्टोर करने की जरूरत पड़े, राइट, विदाउट रिट्राइविंग फ्रॉम द रैम, रैम में से रिट्राइव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम कैश मेमोरी के अंदर वो प्रोसेसर डेटा स्टोर कर देगा। इससे प्रोसेसर को ये बेनिफिट होगा कि वो जो भी प्रोसेसिंग होगी वो सारी फास्टर मैनर में हो जाएगी, क्विकर मैनर में हो जाएगी, राइट। So students, these are the 4 components of the processor, that is ALU, arithmetic and logic unit, जो integer number के ऊपर operation perform करता है, FLU, that is floating point unit, जो decimal numbers के ऊपर या फिर floating point numbers के ऊपर वो ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, रजिस्टर्स के जो इंस्ट्रक्शंस होल्ड करता है या फिर इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है, और मीनवाइल जो रिजल्ट्स जनरेट होते हैं वो भी वो स्टोर कर सकता है। एंड द लास्ट कंपोनेंट इज कैश मेमोरी, विच इज L1 कैश मेमोरी एंड L2 कैश मेमोरी, जो प्रोसेसर के ऊपर प्रेजेंट होती है। नाउ देयर आर, we can say that there are 32-bit processor and 62-bit processors, right? ये numbers क्या indicate करते हैं, right? This numbers indicate how many bits can be transferred at once between different parts of the processor.
इन शॉर्ट हम अगर कहना चाहे तो ये भी कह सकते हैं कि एट अ टाइम प्रोसेसर कितनी बिट्स प्रोसेस कर सकता है, अकॉर्डिंग टू दैट हम प्रोसेसर को बाइफर्केट कर सकते हैं, दैट इज 32 बिट प्रोसेसर एंड 64 बिट प्रोसेसर। अगर हम 32 बिट प्रोसेसर की बात करें देन वी कैन से कि ऐसा प्रोसेसर कि जो एट अ टाइम 32 बिट प्रोसेस कर सकता है, दोस प्रोसेसर्स आर नोन एज 32 बिट प्रोसेसर। और ऐसा प्रोसेसर कि जो एट अ टाइम 64 बिट्स प्रोसेस करता है, दोस टाइप ऑफ प्रोसेसर्स आर नोन एज 64 बिट प्रोसेसर। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि ये बिट्स जितनी ज्यादा होगी उतना फास्टर मैनर में प्रोसेसर प्रोसेस कर पाएगा। अगेन आई रिपीट, हम ऐसा कह सकते हैं कि ये बिट्स जितनी ज्यादा होगी उतना फास्टर मैनर में प्रोसेसर प्रोसेस कर पाएगा। राइट, सो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू कंसिडर रिलेटेड टू द प्रोसेसर। आप अगर कंप्यूटर लेने जाओगे तो राइट, अगर आप प्रोसेसर के बारे में पूछोगे तो दे विल आस्क यू कि आपको कौन सा प्रोसेसर चाहिए, मतलब 32 बिट प्रोसेसर चाहिए या फिर 64 बिट प्रोसेसर चाहिए। बिकॉज अगर हम 32 बिट प्रोसेसर लेते हैं तो हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगी वो भी ऐसी होनी चाहिए कि जो 32 बिट प्रोसेसर को सपोर्ट कर सके। और अगर हम 64 बिट प्रोसेसर लेते हैं देन टू हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम भी ऐसी होनी चाहिए कि जो 64 बिट प्रोसेसर को सपोर्ट कर सके। नॉट ओनली दिस, अगर हम दूसरे सारे सॉफ्टवेयर्स की बात करें वो सॉफ्टवेयर्स भी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ प्रोसेसर्स होते हैं। 32 बिट सॉफ्टवेयर भी आते हैं और 64 बिट सॉफ्टवेयर भी आते हैं, राइट। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच वी नीड टू कंसिडर रिलेटेड टू द प्रोसेसर, कि हम कौन से टाइप का प्रोसेसर यूज करते हैं, राइट। ऑलराइट, now if we talk about processor, we can say that there are four main steps जो प्रोसेसर परफॉर्म करता है अगर उसे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अगेन आई रिपीट, अगर प्रोसेसर को कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एट दैट टाइम वो फोर मेन स्टेप्स परफॉर्म करता है एंड दिस फोर मेन स्टेप्स आर रिलेटेड टू द इंस्ट्रक्शन साइकिल। Again, I repeat, these four main steps are related to the instruction cycle, right? मतलब प्रोसेसर जो भी प्रोसेस करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है, राइट, वो ऑब्वियसली वो इंस्ट्रक्शन ही एग्जीक्यूट करता है और वो इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होती है इट इज एग्जीक्यूटेड इन फोर मेन स्टेप्स एंड दोज स्टेप्स आर फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोर। यू कैन ऑल्सो से कि ये सारे जो फोर मेन स्टेप्स है, राइट, दे आर द स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन साइकिल। ओके, फैच का मीनिंग क्या होता है, राइट? प्रोसेसर को जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है वो उसे रैम में से रिट्राइव करनी पड़ेगी। अगेन आई रिपीट, प्रोसेसर को जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करनी है वो इंस्ट्रक्शंस उसे रैम में से रिट्राइव करनी पड़ेगी। सो दिस स्टेप इज नोन एज fetch, right? Again I repeat, this step is known as fetch। मतलब रैम में से जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है वो fetch होती है। Now second is decode। Again I repeat, the second step is decode। decode का मीनिंग क्या होता है? प्रोसेसर के अंदर डिकोडर होता है, वो क्या करेगा? इट विल कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शंस इनटू द सिग्नल्स, राइट? Again I repeat, it will converts the instructions into the signals ताकि कंप्यूटर के अंदर वो सारी चीजें प्रोसेस हो सके, राइट? So that is decode. After that, the third step is execute, right? Execute का मीनिंग क्या होता है? जो भी decoded instructions होती है वो instructions कहाँ पे send होती है? To the each component, right? component को क्यों send होगी? ताकि वो desired operations perform कर सके, राइट। हमने अभी ही कंपोनेंट्स की बात की, दैट इज ALU, FLU, रजिस्टर या फिर कैश मेमोरी। दीज आर द फोर कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोसेसर, राइट। मतलब जिस हिसाब से जो कंपोनेंट का यूज करना है पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, जो भी डिकोडेड इंस्ट्रक्शंस है वो इंस्ट्रक्शन वो कंपोनेंट को सेंड हो जाएगी ताकि वो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो सके। दैट्स व्हाई द थर्ड स्टेप इज एग्जीक्यूट एंड द लास्ट स्टेप इज स्टोर।
अगर हमें कोई भी रिजल्ट मेमोरी के अंदर स्टोर करना है, राइट, तो इट इज डन इन द स्टोर स्टेप। अगर हमें परमानेंटली स्टोर करना है तो वो हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर होगा, अगर टेम्पररी स्टोर करना है तो फिर वो रैम के अंदर भी स्टोर हो सकता है। और अगर इतना मतलब इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करनी है, देन दैट कैन आल्सो बी स्टोर्ड इन द कैश मेमोरी, राइट। सो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू कंसीडर कि प्रोसेसर सारे ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करेगा। प्रोसेसर को अगर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसे इंस्ट्रक्शन साइकिल यूज करनी पड़ेगी, और इंस्ट्रक्शन साइकिल के अंदर 4 स्टेप्स होते हैं। दैट इज फैच, ताकि वो रैम में से इंस्ट्रक्शन को रिट्राइव कर सके, फैच कर सके। सेकंड इज डिकोड, इंस्ट्रक्शन को उस हिसाब से डिकोड करना है ताकि दूसरे सारे कंपोनेंट्स को वो सिग्नल सेंड कर सके। थर्ड इज एग्जीक्यूट, जो भी इंस्ट्रक्शन डिकोड हुई है वो जो कंपोनेंट्स को देनी है ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, वो कंपोनेंट्स को वो इंस्ट्रक्शन सेंड होगी ताकि वो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो सके। एंड स्टोर, एग्जीक्यूट होने के बाद जो भी रिजल्ट जनरेट होता है, अगर वो मेमोरी में स्टोर करने की जरूरत पड़े, देन इट इज स्टोर्ड विद इन द स्टोर स्टेप ऑफ द इंस्ट्रक्शन साइकिल, राइट। नाउ within processor we need to remember some terminologies। थोड़े टर्म्स हमें याद रखने पड़ेंगे, बिकॉज इसके बाद हमें देखना है देयर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसर, दैट इज सीपीयू एंड जीपीयू, राइट। नाउ व्हाट इज प्रोसेसर कोर्स? प्रोसेसर कोर्स मतलब प्रोसेसर के अंदर ऐसे इंडिविजुअल प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं, राइट, कि जो हमारे सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सके। अगेन आई रिपीट, प्रोसेसर कोर्स सीपीयू के अंदर मतलब प्रोसेसर के अंदर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर ऐसे इंडिविजुअल प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं कि जो हमारी इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सके, राइट। प्रोसेसर कोर क्या करेगा? वो इंस्ट्रक्शन को रिसीव करेगा, राइट। आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू द क्लॉक स्पीड, प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड होती है, राइट। अकॉर्डिंग टू द क्लॉक स्पीड वो सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, और अगर टेम्पररी स्टोर करने की जरूरत पड़े तो वो सारी इंफॉर्मेशन रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब रैम के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन वो स्टोर भी कर सकता है, राइट। मीन्स इन शॉर्ट वी कैन से कि प्रोसेसर कोर क्या करेगा? इंस्ट्रक्शन रिसीव करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, और उसके बाद अगर वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की जरूरत पड़े, रिजल्ट को स्टोर करने की जरूरत पड़े, तो वो रैम के अंदर भी स्टोर कर सकता है, राइट। और अगर इंफॉर्मेशन परमानेंटली स्टोर करने की जरूरत पड़े तो वो हार्ड ड्राइव, दैट इज योर हार्ड डिस्क, उसके ऊपर भी वो स्टोर कर सकता है अगर उसे परमानेंट स्टोर करने की रिक्वेस्ट मिलती है तो, राइट। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट टर्म दैट इज प्रोसेसर कोर, जो आपको याद रखनी है, विच इज रिलेटेड टू द processor, right? Now we need to know two different types of processor, that is CPU and GPU. Now what is CPU? CPU is known as central processing unit, right? वो तो हमें पता ही है, वो हमने already देखा है, that CPU is known as central processing unit. It is also known as brain of computer, राइट। नाउ सीपीयू के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हमने ये भी देखा था। इट इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट यूनिट्स, दैट इज अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, दैट इज एएलयू, एंड सेकंड इज कंट्रोल यूनिट, दैट इज सीयू। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का वर्क क्या है? उसे सारी इंस्ट्रक्शंस और मतलब जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, जो भी लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, जो भी कैलकुलेशंस परफॉर्म करना होता है प्रोसेसर के अंदर, वो सारी चीजें कौन करता है? दैट इज एएलयू। और अगर हम कंट्रोल यूनिट की बात करें तो हमने ये भी देखा था कि कंट्रोल यूनिट का काम कौन सा है? ये सारी इंस्ट्रक्शंस अच्छी तरह से प्रोसेस हो सके, वो सारे सीक्वेंस को मेंटेन करता है, राइट। मतलब कब इनपुट लेना है, कब आउटपुट देना है, कब प्रोसेसर के अंदर एएलयू को देना है ताकि वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। एएलयू ऑपरेशन परफॉर्म कर देता है, उसके बाद वो फिर से अगर स्टोर करना है तो स्टोरेज यूनिट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है वो देनी पड़ेगी। सो ये सारी चीजें अगर हमें सीक्वेंस में कंट्रोल करनी है, मतलब सीपीयू को ये सारी चीजें सीक्वेंस में कंट्रोल करनी है, तो वो सारी चीज कौन करता है? सीयू, दैट इज द कंट्रोल यूनिट विद इन द सीपीयू।
और अगर ऑब्वियसली हम ALU की बात करें तो वो सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने में हेल्प करेगा, राइट। नाउ व्हाट CPU विल डू? CPU कंप्यूटर के जो दूसरे सारे कंपोनेंट्स है उसके साथ वो इंटरेक्ट करेगा। क्यों इंटरेक्ट करना पड़ेगा CPU को? बिकॉज अगर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो CPU को वो डेटा चाहिए और इंस्ट्रक्शन चाहिए कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए ऑब्वियसली उसे इनपुट यूनिट के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद एग्जीक्यूशन के वक्त अगर इंटरमीडिएटरी रिजल्ट स्टोर करने की जरूरत पड़े या फिर फाइनल रिजल्ट स्टोर करने की जरूरत पड़े तो ऑब्वियसली उस वक्त उसे मेमोरी के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। और बाय द एंड अगर फाइनल रिजल्ट यूजर को देने की जरूरत पड़े एट दैट टाइम उसे आउटपुट यूनिट के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। मीन्स इन शॉर्ट वी कैन से कि CPU कंप्यूटर के जो भी बाकी सारे कंपोनेंट्स है दैट इज मेमोरी, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, वो सारे कंपोनेंट्स के साथ वो कम्युनिकेट करेगा, राइट। दिस इज अ सिंपल डायग्राम कि जिसके ऊपर से आपको पता चल जाएगा कि CPU के अंदर कैसे सारी चीजें होती है, राइट। हमने 4 मेन कंपोनेंट्स देखे थे CPU के, राइट। उस हिसाब से अगर हम देखने जाए तो CPU के अंदर क्या होगा? ALU दैट इज अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होगी, राइट। कंट्रोल यूनिट वो यहाँ पे होगा, कैश मेमोरी होगी, राइट, वो यहाँ पे होगा, एंड अनदर इज वो रैम के साथ DRAM भी उसके ऊपर हो सकती है, बट इट डिपेंड्स कि कैसा आपका CPU है, CPU का आर्किटेक्चर कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड होगा कि ये DRAM उसके ऊपर होगी कि नहीं होगी, राइट। सो वी कैन से कि अगर हम CPU की बात करें तो CPU के ऊपर ALU होगा, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट होगा, कैश मेमोरी होगी, और अगर CPU का आर्किटेक्चर ऐसा है कि उसके ऊपर छोटी सी DRAM है तो वो रैम भी उसके ऊपर हो सकती है, राइट। नाउ the second type of processor is graphics processing unit, that is GPU. एज द नेम सेज, उसके नेम में ही हमें, उसके नेम के ऊपर से ही हमें पता चल जाता है कि वो क्या प्रोसेस करेगा, राइट। इट विल प्रोसेस द इमेजेस इन कंप्यूटर गेम्स। मतलब अगर आपको अच्छी हाई डेफिनेशन वाली, हाई एनिमेशन वाली, हाई ग्राफिक्स वाली कंप्यूटर गेम खेलनी है तो आपको कंप्यूटर सिस्टम के अंदर GPU चाहिए, राइट। GPU दैट इज ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, वो क्या करेगा? वो इमेजेस को प्रोसेस करने में हेल्प करता है। एंड GPU इज फास्टर देन CPU। हम ऐसा कह सकते हैं कि GPU की स्पीड CPU से फास्टर है, बिकॉज GPU किसके ऊपर फोकस करता है? इट फोकस ऑन थ्रूपुट। थ्रूपुट मतलब कितने टाइम में हमें रिजल्ट मिल जाता है, कितना जल्दी हमें रिजल्ट मिल जाता है, राइट। GPU उसके ऊपर फोकस करता है, राइट। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि आपको GPU के बारे में कंसिडर करनी है, राइट, कि GPU कब यूज होगा? कि अगर हमें इमेजेस, ग्राफिक्स को प्रोसेस करना है, राइट, तो हमें GPU चाहिए, तो वो फास्टर मैनर में प्रोसेस हो सकता है, राइट। अनदर थिंग इज दैट GPU के अंदर CPU से बहुत सारे ALU ज्यादा होते हैं। सी द डायग्राम ऑफ GPU। यहाँ पे हमने CPU में क्या देखा था? यहाँ पे ये ALU होता है और एक कंट्रोल यूनिट होता है, लेकिन अगर आप ये देखो GPU का डायग्राम देखोगे तो जितने रोज होते हैं ALU के, वो इंडिविजुअल रोज के लिए एक कंट्रोल यूनिट होता है और उसी खुद की कैश मेमोरी होती है। लाइकवाइज ये सेकंड रो है जिसके अंदर बहुत सारे ALU है, तो उसकी खुद की कैश मेमोरी है और उसका खुद का कंट्रोल यूनिट भी है। मतलब ये जितने रोज ज्यादा होंगे GPU के अंदर उतने फास्टर मैनर में GPU प्रोसेस कर सकता है, बिकॉज ये जितने भी ALU है वो सारे ALU के लिए रो बाय रोज जितने भी डिवाइड होते हैं वो सारे रोज के लिए अलग से कंट्रोल यूनिट होता है और कैश मेमोरी होती है, राइट। और अगर उसके ऊपर उसका आर्किटेक्चर ऐसा है कि DRAM चाहिए तो उसके ऊपर DRAM भी प्रेजेंट होगी। बट अब आपको पता चल गया होगा कि हम क्यों ऐसा कहते हैं दैट GPU इज फास्टर देन CPU, राइट। हमने CPU में देखा था, वहां पे सिर्फ
जितने भी ALU होते हैं लेकिन सबके लिए एक ही कंट्रोल यूनिट होता है, लेकिन यहाँ पे ये रोज के अंदर डिवाइडेड है और एक ही रो के अंदर बहुत सारे ALU होते हैं और वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्लॉट ऑफ ALU को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट होता है और उसकी खुद की कैश मेमोरी भी होती है, right? So this is the most important thing that you need to consider related to GPU. अब अगर हम मेन डिफरेंस की बात करें कि सीपीयू और जीपीयू में मेन डिफरेंस कौन सा है, देन वी कैन से कि अगर सीपीयू की बात करें तो सीपीयू मेन फोकस किसके ऊपर करता है, लो लेटेंसी के ऊपर करता है, और जीपीयू की बात करें तो जीपीयू किसके ऊपर फोकस करता है, हाई थ्रूपुट के ऊपर वो फोकस करता है, राइट? नाउ व्हाट इज लेटेंसी एंड व्हाट इज थ्रूपुट? अगर हम लेटेंसी की बात करें, इट मीन्स कि उसे इंस्ट्रक्शन के लिए जो भी डेटा चाहिए वो कितने टाइम में उसे मिल जाते हैं, दैट इज नोन एज लेटेंसी। और थ्रूपुट का मीनिंग ये होता है कि वो इंस्ट्रक्शन कितने टाइम में एग्जीक्यूट कर सकता है, द नंबर ऑफ प्रोसेसर क्लॉक्स इट टेक्स फॉर एन इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट। कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए उसे कितना टाइम लगता है, कितनी प्रोसेसर क्लॉक लगती है, दैट इज नोन एज थ्रूपुट। और लेटेंसी के बारे में बात करें, देन वी कैन से द नंबर ऑफ प्रोसेसर क्लॉक्स इट टेक्स फॉर एन इंस्ट्रक्शन टू हैव इट्स डेटा अवेलेबल, राइट, फॉर अनदर इंस्ट्रक्शन, राइट? मतलब कितने टाइम में डेटा अवेलेबल हो जाते हैं, दैट इज नोन एज लेटेंसी, और कितने टाइम में इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाती है, दैट इज नोन एज थ्रूपुट। तो ऑब्वियसली जीपीयू विल फोकस ऑन हाई थ्रूपुट, मतलब कितना जल्दी वो एग्जीक्यूट कर सकता है, एंड सीपीयू किसके ऊपर फोकस करता है, लो लेटेंसी, मतलब कितने कम टाइम के अंदर वो डेटा उसे अवेलेबल, डेटा और इंस्ट्रक्शन उसे अवेलेबल हो जाते हैं। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सीपीयू एंड जीपीयू, राइट? अगर मैं यही चीज अगर आपको पिज्जा डिलीवरी का एग्जाम दे के अगर आपको समझाऊं, देन व्हाट विल बी द थिंग? अगर आपको पिज्जा गरम चाहिए, इट मीन्स यू आर फोकसिंग ऑन लो लेटेंसी, राइट? मतलब कितने कम टाइम में आपको पिज्जा मिल जाता है, बिकॉज जितने कम टाइम में आपको पिज्जा मिलेगा वो गरम मिलेगा। लेकिन अगर आपको पिज्जा चीपर चाहिए, मतलब इतना कॉस्टली नहीं चाहिए, तो आपको हाई थ्रूपुट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, राइट? बिकॉज लॉट्स ऑफ पिज्जा पर आवर्स होते हैं, मतलब पर आवर कितने पिज्जा वो प्रोड्यूस करता है, राइट? इट डिपेंड्स ऑन दिस, राइट? सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लो लेटेंसी and high throughput. Now there are another difference between CPU and GPU, right? दूसरे भी बहुत सारे डिफरेंस है CPU और GPU के बीच में, वन बाय वन हम देखते हैं। फर्स्ट इज, अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और GPU का फुल फॉर्म होता है दैट इज ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, राइट? अगर हम फोकस की बात करें, एम्फेसाइज की बात करें, तो सीपीयू किसके ऊपर फोकस करता है, ऑब्वियसली इट फोकस ऑन लो लेटेंसी। और अगर हम जीपीयू की बात करें तो जीपीयू किसके ऊपर फोकस करता है, हाई थ्रूपुट के ऊपर वो फोकस करता है, राइट? नाउ इफ वी टॉक अबाउट मेमोरी कंजप्शन, मतलब सीपीयू को कितनी मेमोरी चाहिए और जीपीयू को कितनी मेमोरी चाहिए? सीपीयू को जीपीयू से ज्यादा मेमोरी चाहिए और जीपीयू को लो मेमोरी चाहिए, मतलब कम मेमोरी चाहिए। अगेन आई रिपीट, सीपीयू मेमोरी ज्यादा कंज्यूम करता है, वेयरएज जीपीयू ज्यादा मेमोरी कंज्यूम नहीं करता। अगर हम स्पीड की बात करें तो ऑब्वियसली सीपीयू की स्पीड जीपीयू से कम है, राइट? और जीपीयू की स्पीड सीपीयू से फास्टर है, राइट? ये तो हमने ऑलरेडी उसके आर्किटेक्चर को देखकर ही हमने डिटरमाइन कर लिया था। ओके, अगर हम सीपीयू के कोर्स की बात करें, दैट इज वो जो प्रोसेसर के कोर्स होते हैं, राइट, जो हमने इंडिविजुअल प्रोसेसिंग यूनिट की बात की थी, तो सीपीयू के अंदर वो पावरफुल होते हैं, राइट? एंड अगर जीपीयू की बात करें देन दे आर लेस पावरफुल देन सीपीयू। अगेन आई रिपीट, जो प्रोसेसर कोर होते हैं वो सीपीयू के ज्यादा पावरफुल होते हैं और जीपीयू के प्रोसेसर कोर आर लेस पावरफुल कंपेयर टू सीपीयू, राइट? अगर हम इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग की बात करें, राइट, सीरियल इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग और पैरेलल इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग। नाउ व्हाट इज सीरियल इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग? सीरियल इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग का मीनिंग होता है कि एट अ
टाइम एक ही इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होगी। एक इंस्ट्रक्शन प्रोसेस हो जाती है, उसके बाद वो दूसरी इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग के लिए लेगा। और पैरेलल इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग का मीनिंग ये होता है कि एक साथ वो कितनी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है, राइट। देखिए यहाँ पे हमने जो डायग्राम देखा था, ये वन रो विल प्रोसेस वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम, मीन्स वी कैन से अगर 4 रोज है तो वो 4 पैरेलल इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस कर सकता है, राइट। So that's why we can say कि CPU is more suitable for serial instruction processing, whereas GPU is more suitable for parallel instruction processing, right? Again I repeat, CPU is more suitable for serial instruction processing, and अगर हम GPU की बात करें then GPU is more suitable for parallel instruction processing, right? So these are the differences कि जो आपको CPU और GPU के बारे में याद रखने हैं, राइट। ताकि अगर आपको एग्जाम में पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CPU एंड GPU, तो ये 7 पॉइंट्स आप वहां पे लिख सको, राइट।